नमस्ते नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को और सहयोगियों को, साथियों को, शुभचिंतकों को हम दोनों की ओर से और विश्वम्भरा और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की ओर से सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि समय बहुत विकट चल रहा है। आप सभी किसी ना किसी अलग-अलग देश में चाहे हैं, किंतु किसी न किसी रूप में जो कोरोना फैला है या जो व्याधि आई है, उसके कारण प्रभावित हैं। मैं तो अ, लगभग यही कहा करती हूँ कि हम चाहे बहुत विकट परिस्थिति से 2-4 हो रहे हैं, किंतु भाग्यशाली हैं कि हम स्वस्थ हैं और जीवित हैं। उन परिवारों का सोचकर आत्मा काँप जाती है, जिनके निकट संबंधी चले गए, नहीं रहे और सदा के लिए उनकी गाँठ में यह दुःख बाँध गए हैं। तो उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएँ, हार्दिक संवेदनाएँ, सहानुभूति और भावनाएँ हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने की इच्छा से बैठे हैं, अ, वह है कोरोना में समाज और समाज में कोरोना। हमें लगा कि यही एक समीचीन विषय है, जो समाज जिससे जा रहा है, यदि हम समाज की वर्तमान परिस्थिति को बहुत अवहेलना करके चलें, वह अच्छा नहीं होता है। जो स्वाभाविक धरातल है, उस पर बात करनी चाहिए हमें और ऐसे समय में बहुत साहित्य की बहुत वैसी बातें करना भी उतना अच्छी बात नहीं है। हमारे बहाने यदि किसी को ऐसे विकट समय में जो जो वास्तविकता है समाज की, किसी भी प्रकार का कुछ सहयोग यदि प्राप्त हो सकता है तो हमें सुख मिलेगा। अ, तो मैं पुष्पिता जी को भी हम दोनों थोड़ा अभी कुछ मिनट पहले इस विषय पर बात भी कर रहे थे कि किस प्रकार जैसे लगभग 14 माह हो गए हैं इस रोग को आए, इस व्याधि को आए, इस आतंक को आए। यह एक प्रकार का आतंक ही है। अ, आतंकवादी आते हैं या कुछ एक आतंक आता है तो उनका एक निश्चित अवधि होती है कि आप 1 दिन घर में हैं, 2 दिन हैं, 4 दिन हैं या 8 दिन हैं, भय से काँपते हुए। लेकिन अभी यह एक ऐसा आतंक आ गया है और यह एक वैश्विक आतंक है। इसके साथ बड़ा दुर्भाग्य यह है, पहले भी धरती के इतिहास में हमारी जानकारी में कभी प्लेग आया, कभी और भी रोग आए, येलो क्या फीवर या क्या है, उस वह भी आए, बहुत सारे नाम हैं, मैं उन नामों की गणना में नहीं जाना चाहती। लेकिन वे कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहे कि वह इस अंचल में है या उस अंचल में, लेकिन अभी क्योंकि वैश्विक जो यात्राएं हैं, व्यवहार है मनुष्य का, कार्य है, कार्यक्षेत्र है, ये सब इतने सिमट गए हैं कि आवागमन बहुत हो रहा है और शायद वही कारण रहा हो इसके इस तरह से फैलने का, या कुछ और भी कारण रहे कि अभी यह विश्वव्यापी बन गया है कोरोना। तो एक वैश्विक आतंकवाद इसे कहना चाहिए, आ चुका है हम सबके जीवन में, हमारे घरों में और हमारे परिवारों में। इस आतंकवाद से लड़ने के क्या-क्या हथियार हो सकते हैं, क्या-क्या विधियां हो सकती हैं और इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसा पड़ा है, अ, हम सब किससे गुजरे हैं, इन सब पर बात करेंगे। और मैं पुष्पिता जी से भी कहूंगी इसमें कुछ जोड़े और हम धीरे-धीरे बात से बात निकलेगी तो आगे जाएँगे। कुछ भाषण हम नहीं देना चाहते किसी को भी, अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, किंतु हम कुछ बातचीत करेंगे, उस बातचीत में कुछ सार तत्व होगा, तो वह पहुँचे इसी शुभकामना के साथ। कविता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। विश्व की इस
चिंता के लिए आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आतंक, ये एक ऐसा आतंक है जिसने कहा जाए कि हर एक के मनोबल को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। तो समाज में कोरोना या कोरोना में समाज की जगह अगर हम इसको ऐसे कहें कि कोरोना का समाज बन गया है। इस समय विश्व कोरोना के समाज में रूपांतरित हो गया है और परिणाम में ये समाज का कोरोना अब किस रूप में है। मैं लगातार सोच रही थी कि प्रकृति में जब हम लोगों का गला फंस जाता है जुकाम खांसी से और बोलना मुश्किल होता है, और वही प्रक्रिया कोरोना में लोगों को मृत्यु तक ले जा रही है खींच के, तो कल्पना करनी चाहिए कि पृथ्वी में हम लोगों ने प्रदूषण का जो घुटन पैदा कर दी है, अगर पृथ्वी को भी हम अपनी ही तरह एक देह महसूस करें। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारी देह कोशिकाओं से बनी है, वैसे पृथ्वी की देह भी कोशिकाओं से बनी है, जिसे रज कण कहते हैं। वो रज कण फसल, फल, फूल सब तैयार करते हैं, और ये प्रकृति के ये पंच तत्व से हमारी माँ निर्मित हुई है, पिता निर्मित हुए हैं, और उन्हीं से हम सब बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इन पंच तत्वों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण ये प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में ये प्रदूषण एक आतंक की तरह हम लोग के बीच में आया है, जिसे कोरोना कहा जा रहा है। तो ये पृथ्वी का प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है मानव जाति के साथ। मानव जाति ने जैसा व्यवहार किया है, संस्कृत में कहा था ना, सठे साठ्यम समाचरित। तो संस्कृत का पूरा ज्ञान और हमारे यहाँ वेद उपनिषद का ये पूरी पृथ्वी की शक्ति से, ये पंच तत्वों की शक्ति से उद्भूत है। हम लोग के ऋषियों ने, तपस्वियों ने जो संस्कृति बनाई, वो संस्कृति पृथ्वी उन्मुखी संस्कृति थी। पृथ्वी पर हम लोग के पांव होते हैं, हम उसकी छाती पे खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब हम लोग की छाती पे खेलते हैं और अपनी लार से पूरी हम लोग की छाती, गाल सब लीप देते हैं, वैसे ही प्रेम से हम पृथ्वी के साथ व्यवहार करते हैं, और पृथ्वी माँ की तरह हमारे साथ आचरण कर रही थी। लेकिन ये सारे भौतिकवादी उद्योग धंधी प्रयोगों और ये नाइट्रोजन और ये सारे केमिकल प्रयोग और चंद्रमा पे जाना है, सर्चलाइट के सारे प्रयोग, इन सारे, अभी आप देखिए आज की ये खबर थी कि भी कुछ दिन पहले तो आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फूटा था, और वो इतने दिनों से, 1 महीने से करीब वहां से लाल लावा निकल रहा है, काला होकर के। और आज की खबर है कि कैरिबियाई देश में एक द्वीप है, और उस द्वीप में एक ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ, इतनी ऊंची उसके धुआं है स्या। सवाल ये है कि समुद्र, अटलांटिक ओशन, कैरेबियाई सागर के बीच में उस छोटे से द्वीप में वो ज्वालामुखी जो समुद्र के ठंडे उसमें रह रहा है, उसके बाद उसके भीतर उतनी धधक है। ये हमारे पृथ्वी की धधक है, और ये धधक हम लोग के आचरण के कारण है। ये न्यूक्लियर प्रयोग सारे समुद्र तट पर होते हैं। तो ये एक बड़ा, इसीलिए देखिए कि जो ओजोन लेयर में जो छेद हुए हैं, वो छेद अमेरिका और यूरोप, जहां उद्योग बहुत ही पारंगत, उस जगह पर हुए हैं। एशियाई देशों की ओर नहीं हुए, क्योंकि अभी भी एशियाई देश, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, ये अभी भी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, थाईलैंड, ये सारे के सारे देश, इनकी 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 जो स्टीम वो नहीं है जो ओजोन लेयर को तोड़ सके। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत संक्षेप में, कि वैज्ञानिक प्रयोगों ने मनुष्य को के भोगवादी सुखों की ओर तो बढ़ाया है, लेकिन पृथ्वी से दूर कर दिया है। और ये जो पृथ्वी से बनी हुई हम सबकी दूरी है, इसी ने कोरोना का जैसे वायरस को पैदा किया है। और इसमें सबसे बड़ा संकट देखिए क्या है, 1.5 साल 14 माने जितना समय लग गया कोरोना वायरस के फैलने में, अब उसकी दूसरी लहर आ गई है, जिसका नाम नहीं लोग दे पा रहे हैं।
एक कोरोना का अगर वायरस का वैक्सीनेशन भी लगा लिया है फिर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, उसके 2 महीने बाद फिर पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन आया है वो भी इलाज नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के 5-6 महीने बाद क्या होगा ये तो अभी प्रयोग हुआ ही नहीं है उनका। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर ने, पृथ्वी ने, प्रकृति ने जो मनुष्य को दिमाग दिया है, उस दिमाग की भी वो ताकत छीन ली है जो वायरस को मारने का उपाय निकाल सके। माने इससे अधिक बड़ी चेतावनी, क्योंकि सारी चुनौतियों और सारी चेतावनी का समाधान तुम लोग दिमाग से निकालते हैं, तो इस चुनौती का समाधान दिमाग निकाल सके, इसके लिए भी प्रकृति ने अवसर नहीं छोड़ा। विश्व के सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं अपने अपने लैब में, लेकिन इसका वैक्सीनेशन और इसकी दवा नहीं बना पा रहे हैं। पर और जिन्होंने लगवाया फिर भी हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कविता जी की ये जो भारतवर्ष और एशियाई देशों में इस वायरस से लड़ा नहीं जा सकता है, इस वायरस से सिर्फ अपना बचाव किया जा सकता है। और बचाव करने का रास्ता यही है कि हम प्रकृति परक जीवन जिएं, हम वेजिटेरियन हो जाएं, हम जैविक जीवन जिएं, बायोलॉजिकल जीवन जिएं, जिस बायोलॉजिकल शक्तियों से हम बने हैं वही जीवन जिएं। तो मुझे ये लगता है और आप सहमत होंगी कि वैक्सीनेशन माने इससे लड़ा नहीं जा सकता। इससे अगर हो गया कोरोना तो युद्ध जीतना मुश्किल है, लेकिन कोरोना से बचा जा सकता। उससे बचाव के जितने उपाय हो सकते हैं वही किए जाने चाहिए, तभी हम कोरोना का जो समाज बन गया है उससे मुक्त हो सकेंगे। नहीं, ये देखिए जितने भी ये इधर बड़े रोग आए हैं, चाहे स्वाइन फ्लू आया, मैड काउ डिजीज आई, ये सभी मांसाहार से उपजे हुए के परिणाम या प्रभाव थे। तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि एक तो मांसाहार करने वालों ने वे जीव हत्याएं की, उनका दायित्व उन्हीं मांसाहारियों पर है। और साथ ही उनके परिणाम स्वरूप अब जो मनुष्यों की मृत्यु हो रही है ये भी वस्तुतः हत्याएं ही है, क्योंकि मांसाहार के परिणाम स्वरूप हो रही है, तो इनका दायित्व भी उन्हें लेना पड़ेगा। जी जी, है ना। और यदि सारी मानवता, मैं नहीं जानती क्योंकि अभी ऐसी कोई शोध हुई नहीं है और जल्दी कोई इस ऐसा यह ऐसा विषय है कि इस पर जल्दी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो बचे रह गए हैं, जो मृत्यु से बचे रहे लोग हैं, वे निसंदेह शाकाहारी समाज के प्रतिशत आएगा यदि वैज्ञानिक इस पर शोध करें कि कोरोना का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किन पर पड़ा, मृत्यु में कितने शाकाहारी थे, कितने मांसाहारी थे। तो मुझे लगता है कि हमें चौंकाने वाला डेटा मिल सकता है इसमें कि शाकाहारी व्यक्ति जो रहे हैं, पूर्णतः शाकाहारी, वे थोड़े सुरक्षित रह पाए हैं। और मैं शायद एकदम ऐसा सहमत हूँ इससे, क्योंकि देखिए इसकी जो पहली चरण या जो कहा जाए पिछला जो साल था, बीता हुआ साल, उसमें एशियाई देशों में और विशेषकर भारतवर्ष में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, उन देशों में कोरोना को जो नियंत्रित किया जा सका या कम उसके विभत्स परिणाम आए यूरोप और अमेरिका की तुलना में। क्योंकि यूरोप और अमेरिका, इन देशों में कहना नहीं चाहिए, गौ माता का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है, सबसे ज्यादा। कोई त्योहार हो, कुछ हो, आप ये जो जितने भी ये मैकडॉनल्ड्स और ये सब जो हैं, यहाँ बच्चे बच्चे जो हैं उसी को, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से और मीट की तुलना में, भेड़ की, लैम्स की मीट की तुलना में या हिरन की मीट की तुलना में वो महंगा, सस्ता है आसानी से। तो यहाँ तो गायों की
खेती की जाती है इसी वजह से। जैसे मुर्गी और पालन, मुर्गियों को इसीलिए हाँ, पर किया जाता पिछले है, दिनों जब घर से आपने जो पालन। बताया ना कि जब गायों को और मुर्गियों को, यहाँ तो अक्सर मैंने देखा यूरोप में, जब मुर्गियों को किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो कविता जी मार दिया वो जाता है, स्प्रे स्प्रे करके पूरा का खत्म। पूरा हाँ जी, खत्म कर देते हैं। और प्लॉट खत्म पिछले कर दिनों दिया एक क्यू फीवर हुआ था 4 साल पहले, मैंने उस पर कविता भी लिखी। उसमें बकरियों को रोग हो गया था, सारी बकरियां इन लोगों ने मार डाली। मार दी, तो हाँ। मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि क्या मनुष्य को कोई ऐसा वायरल रोग होगा तो क्या आप सब सारे मनुष्यों को मनुष्य पूरे मार देश में दिए मार देंगे, जाएंगे, हाँ। मार डालेंगे? तो ये आपके लिए वो जानवर हो सकते हैं, लेकिन जानवर होने के बाद भी आपकी भूख का उपाय वही जानवर है, वो आपका भोजन है, सिर्फ जानवर नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको कोई व्याधि होती है वो आपके लिए इर्रिलेवेंट हो जाते हैं और जानवर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तक वो आपके साथ होते हैं। तो इन देशों में जो सबसे ज्यादा, इसीलिए इन देशों को अब उपाय भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम नॉनवेज छोड़ देंगे तो फिर हम खाएं क्या, खाएंगे क्या, हाँ। और खाएं खाएं क्या और खाएं कैसे। तो अब प्रकृति ने ये, जबकि देखिए जब हम जंगलों में भी घुमाई किए तो मुझे लगता था, अब समुद्र देखिए मछलियों से खाली हो रहा है, समुद्र मछलियों से खाली हो रहा है और लोगों को इसकी चिंता नहीं है, जबकि समुद्र का जीवन भी मछलियों से है। नहीं, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे जलचर, कई कोटियां हैं जो समाप्त हो गई हैं, जैसे हाँ, धरती से समाप्त हो गई हैं, ऐसे अच्छा, जल। इन सब की, और इन सब की रक्षा, जैसे कहा है जीवो जीवस्य भोजनम, एक तो बेचारे जो जंगल और जल में और आकाश में रहने वाले जीव हैं, उनको बड़े जीव छोटों को खा जाते हैं, इसलिए उनका जीवन तो अपना वैसे ही संकटपूर्ण है। वो रात में सोते भी नहीं है चैन से, क्योंकि कोई दूसरा जानवर उन्हें खा सकता है। हम लोग के पास कम तो कम घर तो है जहां हम सो सकते लग्जरी है, हैं। सुरक्षा है। हाँ, हम लोग के पास एक रसोई घर है जहाँ खाना रख सकते हैं। चिड़ियों को चाहे चाहे बाढ़ आए, अकाल आए, और चाहे कहा जाए कि बर्फ गिरे, लेकिन वो फड़फड़ाती रहती हैं अनाज के लिए। और उसके बाद, उनके उस संकट के बाद, अब मनुष्य भी उन हिंसक हो गया है उनके लिए। उनका अपना समाज तो है ही है, लेकिन हम लोग भी ये हो गए, जबकि ईश्वर ने हम लोगों को ये दायित्व दिया है कि मानव समाज की तो रक्षा करें ही। ये मानव समाज ही है जो पृथ्वी की और जंगल की और जल जीवों की सबकी रक्षा करे, रक्षा करने के लिए है, वही है। लेकिन ये अपने आप को मनुष्य ने जब ऐसा समझ लिया ना कि धरती केवल मेरे लिए है, सृष्टि के सारे संसाधन केवल मेरे लिए हैं, और दूसरों को वहां रहने का अधिकार नहीं है, उनका अधिकार केवल मेरे लिए, यानी मेरी सुविधा या मेरे, वो उसे इक्वल पार्टनर नहीं समझता जी। है ना इस धरती का, कि हाँ, तो उनका ये भी वैसा ही अधिकार है जितना मेरा। वह समझता है कि मैं मालिक हूँ और मेरे लिए यह सारी संरचना हुई है जो भी कुछ है। तो इसलिए हमने हमारे, देखिए वैदिक मंत्रों में, अब शांति पाठ ही देख लीजिए, द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति। मतलब आप देखिए कि शांति की जो कामना की गई है, और शांति की कामना, मुझे तो वैदिक शब्दों के अर्थ इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि लोग शांति, जिसको आज पीस का ट्रांसलेशन शांति करते हैं, है ना, लेकिन शांति शब्द बना है शम से। तो यानी जहां कुछ भी, जैसे हिंदी का एक शब्द है लय, है ना, लय लोग सोचते हैं ट्यून, है ना, लेकिन लय का अर्थ होता है जब, जैसे कोई एक प्रवाह में बह रहे हो, विलीन हो जाए एक प्रवाह में। जब ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर जा रहा है और वो प्रवाह से बाहर है, एक प्रवाह में जब सब बह जाते हैं विलीन होकर, अपने आप को विलय करके, तब लय बनती है। और संगीत जब उस कोटि का पहुंच जाता है कि ऐसा नहीं है कोई हाई पिच पर है, तब तो हमारे शब्दों के इस तरह से अर्थ खोते चले गए। और हम, जैसे पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रही थी कि हम लोग, खैर हम, वो विषयांतर हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। तो अभी हम वापस इसी पर आते हैं कि हमारे जो वैदिक परंपरा रही है, इसमें हमने जो अग्निहोत्र करते हैं, अब अग्निहोत्र के लिए बड़ा तमाशा यह है, वस्तुतः अग्निहोत्र एक इस तरह का की क्रिया है
कि आज मेडिकल साइंस में क्या है, देखिए पहले मुंह से दवा देते थे जी। और उसका एक असर होता था, फिर इंजेक्शंस आए, है ना, कि उस रूप में देने पर अधिक प्रभावी होता है। अब वो गैसीय फॉर्म में आ गई हैं दवाएं, हुँ, कि उसको आजकल आप देखेंगे ये जो वो एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, तो इस तरह से दिया जाता है क्योंकि कम मात्रा में अधिक प्रभाव और शीघ्र प्रभाव होता है। तो गैसीय उसकी कुछ 2000 या 3000% उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो जो अग्निहोत्र था, जिसे हवन बोलते हैं, यह एक साइंटिफिक क्रिया थी कि आपके पास इतना सा भी यदि कुछ है, जैसे एक हरी मिर्च एक मनुष्य खाए तो एक मनुष्य को ही जीभ पर उसका अनुभव होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि उस लाल मिर्च को अग्नि में जला दिया जाए तो पूरा मोहल्ला छींके मारेगा, हुँ, क्योंकि वो गैसीय फॉर्म में आ गई, उसकी शक्ति 2-3 हजार गुना बढ़ गई है। तो हमारे अब लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये तो खाना खाने को लोगों को घी नहीं मिलता, ये घी जलाते हैं। हम घी हुँ, जला नहीं रहे हैं। हुँ, असल में हम घी की इतनी शक्ति, और अगर घी का 1 चम्मच मेरे पास हो, मुझे देना पड़े, मैं अपने बच्चे, अपने पति, अपने पड़ोसी या भाई-बहन को दूँगी। लेकिन जब आप अग्नि में डालते हैं उसे, और उसके साथ फिर मंत्रों का विनियोग किया गया ताकि हमारे विचार भी उसी तरह के हो जाएँ। तो जब हमने अग्नि में डाला, अग्नि ने उसकी शक्ति को इतने गुना बढ़ा दिया, और अग्नि फिर यह भेदभाव नहीं करती है कि मुझे आपके इस पड़ोसी से नहीं बनती तो इसे नहीं देनी है, वो आपका मित्र है तो उसे ही देनी है। वह आपके मित्र शत्रु में कोई भेद नहीं, वो सबको दे देती है इक्वली। और उनको ही नहीं देती है, वह वनस्पतियों को, पौधों को, वायु को, पक्षियों को, सभी प्राणियों को पहुंचा देती है ना? उसमें जिसको ग्रहण जो करना है, वृक्ष को कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, उसे यह लेना है, तो वो सब सबके पर्यावरण के सबके काम आ जाता है, सब कुछ उसका। और उसका नियम होता है कि उसमें कैसा वस्तु डाली जानी चाहिए, नमकीन और मसाले नहीं डालने हैं, कैसी लकड़ी होनी चाहिए। तो लेकिन हमारा हमारा भारतीय समाज का यह दुर्भाग्य रहा कि हमारा लगातार आक्रमण होते रहे, हमारी विद्या, शिक्षा, और हम अपनी बात उस तरह से नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, हम नहीं कह पाते रहे हैं। और वह कोई उस पर ऐसा नहीं था कि यह जो विद्या थी, जो वैदिक विद्या है, आर्ष विद्या, वह उस पर कोई कोई हिंदू या नॉन हिंदू वाली जो बात है उसका अधिकार है और उसका अनधिकार है। क्योंकि जब वेद आए 1 अरब लगभग 2 अरब वर्ष समझ लीजिए के से पूर्व, मानव उत्पत्ति का अभी हमने नववर्ष मनाया, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार अमुक अमुक अमुकवां वर्ष। तो उस समय इस तरह के विभाग नहीं थे। ये सारे जो संप्रदाय हैं, ये सभी अभी 2400 से 4-5 हजार साल के भीतर भीतर अधिकतम, जब हमारा महाभारत हुआ सब ध्वस्त हो गया, उसके बाद ये सब पनपे। जी। तो इसलिए उनको ऐसा मानना कि वे किसी हिंदुओं के लिए थे या भारतीयों के लिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वे मानव मात्र के लिए थे, वही मानव धर्म था। और धर्म का भी अर्थ अध्यात्म या पूजा पद्धति नहीं है, ये मैं बार बार बात दोहराती हूँ अपने अन्य विषयों से संबंधित जुड़े हुए सत्रों में, व्याख्यानों में, लेखन में। तो इतनी सुंदर एक व्यवस्था थी कि एक सह अस्तित्व का भाव आए हम में, कि प्राणी भी, अन्य प्राणी जो मनुष्येतर प्राणी हैं, वे भी इसी धरती पर रहते हैं। धरती भी, हमने धरती को माता कहा, गऊ को माता कहा, है ना, नदियों को माता कहा हमने। इसलिए नहीं कि हम में कोई उनकी जड़ जाके मत्था टेकना है, ताकि हम में वह संवेदना उत्पन्न हो, यह संस्कार बने हमारे भीतर कि जिस तरह से हमें अपनी माता का आदर करना है, उसी प्रकार उस जल का, उन नदियों का, उस धरती का, उन पशुओं का आपके भीतर आए सम्मान और सहेजने और सुरक्षित करने की भावना। तो इन सबको तो हमने नष्ट कर दिया पहले, कि नहीं, आधुनिकता के नाम पर। अब हम, जब विपदाएं आनी शुरू हुई इस प्रकार की और तदजन्य, अब हम बहुत विकल हैं, अब हम मुंह देख रहे हैं। और दुखद बात यह है कि 14 महीने का, मैं तो 14 महीने से, मैंने आपको पहले भी बताया, हुँ, मैंने हुँ, मनुष्य का मुंह नहीं देखा है, छत से हुँ, बाहर हुँ, नहीं निकले हैं। इतना हुँ, नजरबंद जैसा स्वयं को हमने अपने आप रखा हुआ है। लेकिन मैं आश्चर्य से देखती हूँ, अलग अलग देशों में, अमेरिका का भी देखा, भारत का भी हाल देख रहे हैं। कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई आयोजन कर रहा है,
तो हमने तो इस चेतावनी के बावजूद थोड़ा अपने आप को सचेत नहीं किया है। तो जी, आप भी इसमें जोड़िए, आप यूरोप में हैं, कि वहाँ जो स्वानुशासन की, क्योंकि यूरोप दुनिया में सबसे अधिक स्वानुशासन की दृष्टि से यूरोप में जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी अलग-अलग हुआ करते थे, तो पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि वहाँ हम रहे भी हैं 5-6 साल, तो अनुशासन की दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी अपने आप में एक उदाहरण था, और दूसरा उदाहरण है जापान, हुँ, बिल्कुल। है ना? तो हुँ, जापान से तो हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और लेकिन आप अभी यूरोप में हैं, तो और स्कैंडिनेवियन देशों के बिल्कुल साथ हैं। तो आप इस अनुशासन के साथ जोड़कर कोरोना के साथ जो असावधानियाँ हो रही हैं, उस समाज के बारे में भी थोड़ी कुछ लोगों से अपनी कविता जी, आपने बहुत ही परंपरा से जोड़ करके और पृथ्वी की जो शक्ति है उस विरासत से जोड़कर अपनी बात कही। तो उन पंच तत्वों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो प्रदूषित नहीं कर पाया है मनुष्य, और मनुष्य प्रदूषित नहीं कर पाता है। इसीलिए अग्नि शक्ति, और इसीलिए अग्नि पंच तत्वों में सबसे श्रेष्ठ है। तो इस ये और भारतवर्ष में और अपने दक्षिण एशियाई देशों में यज्ञ हवन करने की जो पद्धति है, जिसके संदर्भ में आपने बताया कि पूरा वायुमंडल उससे जो है वो प्रदूषण मुक्त होता है, ये प्रक्रिया होने के कारण भी इन देशों में नहीं, और जहां यज्ञ हवन नहीं होते हैं, हम लोग के यहाँ और जापान में भी जो मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की जो परंपरा है, ये अगरबत्ती भी कमरों को, उसी का ही हाँ, रूप है, उसी हाँ, का। वो भी शुद्ध रखती है और वायुमंडल को, और कहा जाए कि लंग्स को भी एक अपनी तरह की ताकत। इसीलिए देखिए हम लोग क्या पूजा के विधान में जो अगरबत्ती जलाने का विधान है, धूप जलाने का विधान है, वो ये कि हम लोगों के जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, वो अपनी तरह से इन जड़ी बूटियों के जलने से जो शक्ति मिलती है वो सांस के द्वारा प्रदान करती है। मुझे लगता है कि ये जो कार्य पद्धति हम लोग के जीवन आचरण पद्धति थी, इसको हम सबको अपनाना चाहिए। जो कमरे में यूरोपीय देश और पाश्चात्य देश जो कमरे में सुगंध के लिए स्प्रे करते हैं, उसकी जगह ये अगरबत्ती जलाना अगर शुरू कर दें, तो उससे सुगंध की भी जरूरत पूरी होगी और वायुमंडल के प्रदूषण से मुक्त होने की भी परंपरा बनेगी। और अब तो मैंने देखा यूरोपीय देशों में और पाश्चात्य देशों में, देखिए बुद्ध अपने हिंदुत्व को लेकर ही बुद्धिज्म बना है। और वो टोक्यो में, यहाँ पर जापान में, तो गौतम बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं, और उन 1000 प्रतिमाओं में जो लिखा हुआ है वो उसमें लिखा है कि उपनिषद से ये लिया गया है। कह तो गौतम बुद्ध रहे हैं, लेकिन ये उपनिषद से लिया है, ये वेद की उस ऋचा से लिया हुआ है। और पूरे विश्व में अब ईसाई धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम हो गई है, वो उनकी आचरण पद्धति में अब नहीं आ रहा है। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड में 4 चर्च के बिकने की सूचना तो हम आपको बता रहे हैं। उसमें से एक चर्च को हमने भारतीयों के साथ मिलकर भारत भवन बना दिया, और वहां भारतीय गतिविधियां कार्यकलाप होते हैं। एक चर्च को वहां पे त्रिशूल लगा दिया और वहां घंटे के वहां पर, तो ये होता है। तो और बाकी जगहों पर जो जो गोरे हैं यूरोपीय, वो अपन गौतम बुद्ध को मानते हैं, और गौतम बुद्ध के यहाँ जो प्रक्रिया आराधना की है, तो अब अगरबत्तियां यहाँ भी सुलगने लगी। और एक हैप्पीनेस करके मैगजीन डच भाषा में आती है, योगा करके एक पत्रिका आती है। अच्छा, चूंकि इन लोगों को आयुर्वेद का बहुत ज्ञान नहीं है, पर ये पता है कि पेड़ पौधे फूल से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी शक्ति आती है, तो ये अपनी अपनी तरह से प्रयोग करके औषधियां बना रहे हैं, और उसको वो सवेरे लेने से बॉडी जो है वो डिटॉक्सिनेशन जो बात कही जाती है, वो वही है जो हम लोगों के यहाँ कहा जाता लंघन करके शरीर को शुद्ध करना। उसके लिए इन्होंने ये प्रक्रिया यहाँ निकाली हुई है।
और कई जगह इस मामले में ये लोग थाईलैंड की जो जीवन पद्धति है और इंडोनेशियन जो जीवन पद्धति है उसको ज्यादा अपना रहे हैं, क्योंकि वो गौतम बुद्ध के दर्शन से जुड़ी हुई है, जिससे वो प्रकृति से जुड़ सके और कोरोना का प्रकोप जो कहा जाए कि मांसाहारी जीवन शैली के कारण बना हुआ है, उस जीवन शैली से मुक्ति का रास्ता उन्हें दिखता है। नहीं, तो उसका मैं कभी कभी सवाल कविता जी बहुत गंभीरता से मेरे मन में आता है, और आप भी इसे अच्छी तरह से जानती हैं। इतने देशों में आप रही और हर देश के भारतीय दूतावास से जुड़ाव रहा, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, तो किसी भी देश में रहें तो नाभिनाल संबंध हम लोगों का भारतीय दूतावास से रहता है। जब थाईलैंड, इंडोनेशिया, छोटे छोटे देश इन यूरोपीय देशों में अपने दूतावासों के द्वारा अपनी जीवन शैली को और अपने यहाँ के उत्पादन को, जो आयुर्वेदिक उत्पादन है और जो बायो उत्पादन है, उनको जब वो वितरित कर सकते हैं, उनका जब वो मार्केट बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो हमारे भारतीय दूतावास, ये जो भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश का किसान इसलिए सिर्फ आत्महत्याएं कर रहा है, और आज 1 साल 100-150 माने जित कोरोना का भी समय और इसका संकट का समय साथ है, इसलिए कि किसान जो है असुरक्षित है, उसके पास अपनी जमीन पर ही फसल उपजाने का आत्मविश्वास नहीं है। क्यों नहीं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अपने दूतावासों के साथ मिलकर यूरोप के देशों के साथ एक ऐसे संबंध बनाए जिससे भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादन और कहा जाए बायो उत्पादन जो हो रहा है, यहाँ भी हर चीज में बायो लिखा रहता है, और लोगों ने भी सर्वे करके बताया कि नॉर्मल उत्पादन करते हैं, पैकिंग बायो की कर देते हैं जिससे ज्यादा पैसा ले लें। तो ये यहाँ चीट कर रहे हैं यूरोप में है। तो हमारे यहाँ तो देखिए ये केमिकल खाद के बिना खेती हो रही है, केमिकल सुरक्षा के बगैर हमारे यहाँ फसल और अनाज को सुरक्षित किया जा रहा है। उसकी मार्केटिंग अगर यूरोप और पाश्चात्य देशों में हो सके तो उससे भारत को एक बाजार मिलेगा, किसानों को, हस्त उद्योग को। यहाँ देखिए एक कोट की सिलाई अगर हाथ से कर देते हैं तो उसकी कीमत ही 2000 यूरो के आसपास हो जाती है। नहीं, वो तो हाथ से मशीन काम चला करने देते वाला हैं। हैंडीमैन इतना कमाता है, जहाँ हाँ, मनुष्य का हाथ लगता है 4-6-8 गुना अद्भुत। हो और जाता है। यहाँ तो भारतवर्ष में तो घर घर में हैंडीक्राफ्ट का काम हाँ, होता है। जितने का राजस्थान एक को देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर गुजरात आता को देख होगा लीजिए। $1,500 का, यदि आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर करवाना हो किसी से तो आपको 400-600-800 उसी में ही लग जाएंगे हाँ, आपके। तो इससे बेहतर इसीलिए तो लोग इससे पुरानी लोग चीजें नया घर में खरीद बांटते लेते हैं और हैं, नया पुराना खरीद। फेंक देते हैं। हाँ, तो अब हमारे यहाँ अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, केरल हो, हर जगह हस्त उद्योग है ना, और महिलाएं इसमें लगी हुई हैं। उसके लिए वो कितनी पढ़ी है ना पढ़ी है, लेकिन तो मुझे लगता है कि विश्व के नागरिक की सहायता करने के लिए और आर्थिक उनकी सहायता करने के लिए भी भारतवर्ष का ये जो बाजार भारत है को हस्त उद्योग का, नेतृत्व हाँ, लेना लेना चाहिए चाहिए। भारत और को। इन्हीं सब चीजों में भारत विश्व गुरु जब बनेगा तो दुनिया के लोग इसे विश्व गुरु कहना शुरू करेंगे। लेकिन क्या है जब ना कि भारत में जैसे आपने 2-3 बातें कही। पहली बात तो जो जैसे हमने अग्निहोत्र की बात कर रहे थे, मैं इसको अब ये मत और संप्रदाय के साथ चीजों को नहीं जोड़ना चाहती, हम कि अध्यात्म और पूजा पद्धति के साथ विशेष तौर पर, क्योंकि ये मानव के आचरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, और जैसे ही हम कहते हैं तो वहां ऐसे लगता है लोगों को ये मत और संप्रदाय तो सभी लगभग 2500 3,500 साल के अंदर अंदर की बातें हैं, और जो हम वैदिक बातें कह रहे हैं वो तो 1 अरब से 2 अरब के लगभग की बातें हैं, विश्व से माने या न माने। तो पर यहाँ मैं 2 चीज़ें जोड़ना चाह रही थी उस प्रसंग में पहले, कि पहली बात यह है कि हम अग्निहोत्र की जब बात कर रहे हैं, या तो आज ऐसा नहीं है कि अग्नि में कितनी भी सीमा में कितनी भी समिधा और कुछ भी डालना अग्निहोत्र है, उससे बहुत प्रदूषण बढ़ भी जाएगा। ना उसकी भी एक क्योंकि मेरे पति कंबशन साइंटिस्ट हैं, तो उसकी एक प्रॉपर विधि होती है, और दुर्भाग्य से वह उस विधि का पालन कोई नहीं करता है, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वे कहते हैं ये क्या आपने कर दिया। तो पहली बात यह है।
तो उसकी प्रॉपर विधि है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आग जला लो, कुछ भी उसमें डाल दो घास फूस और समझो कि उसमें हमने अग्निहोत्र हो गया और शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात दुर्भाग्य की मुझे यह याद आ रही थी जब आप वो कह रही थी ना महात्मा बुद्ध के साथ। देखिए महात्मा बुद्ध जो भी उनका मूल का वो था, सिद्धांत था अहिंसा की बात, वही महात्मा गांधी तक आई फिर। क्योंकि परंपरा से, वेद से जो बातें शुरू हुई, फिल्टर होते होते आगे आगे युगों के साथ परिवर्तन, सामयिक कितना एक जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है और इलाहाबाद और आगे जाने तक क्या रूप हो जाता है वाली बात है। तो सबसे अधिक मांसाहार जो बौद्ध दर्शन को मानने वाले हैं, सबसे अधिक मांसाहार वही लोग, वही देश कर रहे हैं। कितना बड़ी विडंबना है यह, देखिए। यानी जहां जिस बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा मूल्य बताया, अहिंसा को सबसे, वो इसीलिए विमुख हुए इस तरफ, अपना जीवन जो जो अपना राजकीय जीवन था उसका परित्याग कर इस रास्ते पर चले, ताकि वे संसार को यह बता सके कि जो तुम हिंसा कर रहे हो ना, और उन्हीं के अनुयायी सबसे अधिक हिंसक है, सबसे अधिक प्राणियों का संहार, सब कुछ खाना। आप थाईलैंड चले जाइए, जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, आप चाइना रह में नहीं तो सकते। कहते हैं क्योंकि चाइना में आज तो अमेरिका में शाकाहार, वीगनिज्म बढ़ रहा है ना, शाकाहार बढ़ रहा है, वेजिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। लेकिन उन देशों की तो आप सोचिए, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये, दोगलापन वाली बात लगती है। कविता जी, ये जो भोजन है सिर्फ शाकाहारी भोजन ही नहीं, शाकाहारी पूरी जीवन शैली हाँ, होनी। सारी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप बेल्टे पहनते हैं, पशुओं को मारते हैं, सजावट करते हैं, आज तो शाकाहारी पदार्थों को जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें जो अवयव डाले जाते हैं, अब ई के नाम पर इतनी सीरीज है, वो सारे सूअरों से प्राप्त कुछ पदार्थ है ना। तो हमें हर चीज के ये फूड प्रोसेसिंग में इनका प्रयोग हो रहा है। ये जो देखिए, ये सारे के सारे जो रोग है ना, इनके पीछे कारण जो है, ये जो फूड सिविलाइजेशन है जी, ये जो फूड सिविलाइजेशन है वो भी अपने आप में बहुत ही हिंसक है। और ये सिविलाइजेशन लोग स्वाद की वजह से खा तो लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम अगर देह के साथ गलत हो रहा है तो वो सुंदर सभ्यता भोजन की भी हिंसक है। ये जो हिंसा शब्द है, हम वो कई अर्थों में हिंसा, सिर्फ अब तो देखिए हथियार से हिंसा होती नहीं है। नहीं, हिंसा का जो मौलिक अर्थ है ना, अहिंसा और हिंसा का, तो अहिंसा कहा गया है वैर त्यागना, यानी वचन से भी हिंसा होती है, आपकी भावनाओं से, आचरण से होती है। ऐसा नहीं है कि हथियार से शारीरिक आघात करना ही हिंसा है। हाँ, वो कहते हैं निर्वैर, जैसे राम है, जब रावण से युद्ध कर रहे हैं, या किसी भी देश की सेनाएं यदि आत्मरक्षा में युद्ध कर रही हैं, तो वे हिंसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत वैर भाव के कारण नहीं कर रहे हैं। तो होता है हिंसा का मूलतः हिंसा और अहिंसा वैर और निर्वैर होने की बात है। हिंसा है वैर रखना, मन में भी अगर आपने वैर भाव है तो वह भी हिंसा है। और निर्वैर होकर अगर आप किसी को माँ बच्चे को चपत भी लगाती है तो वह हिंसा नहीं है, क्योंकि वो निर्वैर भाव से कर रही है। इसी क्रम में कविता जी, मुझे जो आपने बात कही कि मैं आजकल उसमें लगी हुई हूँ और मैं अपने मित्रों से उसी क्रम में आपसे, मेरी पहली मित्र के रूप में आप में हैं, तो कि हम दूसरे हम पर हिंसा कर रहे हैं, हम नहीं रोक पाते हैं। हाँ, हम दूसरों नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम बहुत सी चीजों में हम खुद अपनी हिंसा कर रहे होते हैं। बहुत से विचार या बहुत किसी ने कुछ नहीं कहा, वो क्या सोचता होगा करके सोच के हम अपने मन को हिंसा से ग्रस्त रखते हैं। और इस तरह से जो आत्महिंसा जितनी होती है उसे व्यक्तिगत स्तर पर रोकना चाहिए, जो हिंसा हम खुद अपने आप पर कर रहे हैं, जिससे कम से कम हमारा मन और मनोबल और चेतना हमारी समृद्ध होगी। दूसरा ये कि इस समय कोरोना के समय में जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ है, वो कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, उस सोच की हिंसा से ग्रस्त हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि पूरे विश्व में चाहे कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो,
पर कोरोना से ग्रस्त भय, सभी लोग, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सभी नहीं, ग्रस्त हैं। एक एक इसीलिए हमारा आपने जो बहुत कहा ना एक, कि कोरोना में समाज और समाज में कोरोना, ये विषय इतना प्रासंगिक और इतना जरूरी था कि हम सब, अब देखिए अभी जिन्होंने, अब कल की न्यूज थी 78 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया पूरे विश्व में, 78 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया। उसके बावजूद कल तक की तारीख में जितने कोरोना पॉजिटिव हुए उतने इससे पहले नहीं हुए थे। ये कल तक की रिपोर्ट है। तो अब उतने इससे पहले नहीं हुए थे, कल तक की मतलब है कि 15 अप्रैल तक की ये रिपोर्ट है। इस नीदरलैंड देश में यहाँ के जो लोग हैं, शासन, मीडिया, टेलीविजन खोल के तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इस देश में कोरोना है। बिल्कुल ये बिल्कुल। कोरोना की कोई, अब मुझे ना इतना दुख होता है और क्रोध भी आता है। और ये दुख और क्रोध दोनों आत्महिंसा है जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं उससे निपटने की आजकल मैं यात्रा अपने भीतर शुरू की है। वो ये कि इस देश में कोरोना कितने लोगों को हुआ ये टेलीविजन रेडियो नहीं बताता है, कितने लोग कोरोना से मर गए ये रेडियो टेलीविजन नहीं बताता है। क्या बताता है? इंडोनेशिया में कितने लोग मर गए, तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो अमेरिका में कितने लोगों को कोरोना हो गया, तो अच्छा। दूसरे देशों में कितना कोरोना हो गया, वो तो न्यूज में कवरेज कर रहे हैं। और हम्म। अपने देश में कितना हुआ ये नहीं, क्योंकि सरकार अपनी कमजोरी, सत्ता नहीं बताना चाहती है। तो कोरोना के न थमने का कारण ये है कि कोरोना के रोकने की जिस जिम्मेदारी जिन देश के सत्ताधारियों की है, वो ईमानदार सलूक नहीं कर रहे हैं अपने देश के साथ। और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन की खरीद फरोख्त है उसमें भी ईमानदारी नहीं है। वो जिस कौन से कम दाम का, अभी देखिए इस देश में ये बना हुआ है पिछले 15 दिनों से डिस्कशन का विषय कि एस्ट्राजेनेका जो है, लंदन से जो वैक्सीनेशन आया है वो ठीक नहीं है, उसके रिएक्शंस होते हैं। यानसन एंड यानसन जो जर्मन से आया है वो ठीक है और उसके रिएक्शन नहीं होते हैं। तो जो 70 से ऊपर है उनको वो वैक्सीनेशन लग रहा है, जो 61 से ऊपर है उनको एस्ट्राजेनेका लग रही है। तात्पर्य ये है, आप देखिए कि जब कोरोना का दूसरे ये कि आप तो जानती हैं कि विदेशों में कुछ भी यहाँ की सरकार और सत्ता मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं नहीं मिलता है, दिया जाता। कुछ नहीं मिलता है। इवन आप भारत में कहा अन्न जाए कि मिल रहा, हाँ, भारत में अन्न दिया जा रहा था, राशन दिया जा रहा, सब यहाँ कुछ कुछ नहीं, महीनों तक, और लोगों ने दुरुपयोग भी किया। यहाँ तो कुछ भी नहीं मुफ्त में दिया जाता है। कुछ नहीं दिया जाता। और उसके साथ जो वैक्सीनेशन मुफ्त में देने का जो WHO की ओर से ऐलान हुआ है, उसमें यहाँ की सरकारों की रूह कांप रही है। सोचते हैं कहां से सस्ता वैक्सीनेशन मिल जाए और दूसरी तरह के कॉम्बिनेशन जोड़ करके, जिससे कि ये वैक्सीनेशन भी, आप देखिए छोटा सा देश, 17 मिलियन लोग, अभी तक वैक्सीनेशन ही नहीं पूरा हुआ। भारत के लोगों को बताओ जहां करोड़ों में लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और सब ठीक ठाक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देश में जब बाहर से भारतवर्ष से हम कुछ मित्र लोग आते हैं तो उन्होंने कहा, पुष्पिता जी यहाँ तो टॉयलेट भी अपना करो जाकर तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। वही तो मैंने कहा कि किसी और प्रसंग में जो कृषि सुधार नियमों की बात के साथ जो हो रहा था कि वह कितना प्रायोजित है, इसका अनुमान लगाना हो तो आप ये सोच लीजिए कि जिन 3 महिलाओं को ने मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय किए ट्वीट्स इत्यादि, वे तो मुफ्त में ये भी नहीं कहेंगे कि हम कुछ ऐसा एक शब्द भी कह दें या थूक भी दें वाली बात है। यहाँ तो हर चीज के लिए उनकी बहुत ही, माने यहाँ जिस तरह से जितनी कहा जाता है इन देशों को आजाद देश, लेकिन जितनी अधिक गुलामी इन देशों में है कि दूसरे देशों में नहीं है। और मुझे सोचते सोचते कविता जी पिछले 20 सालों में बाहर रहते हुए ये अनुभव हुआ कि हर जगह तो टैक्स लगता है,
कार कहीं खड़ी कर दो तो उस पर इतना अधिक, अगर एक तो टिकट उसका लगाने में ही इतना पैसा लगता है, और अगर गलती से कहीं 2-4 मिनट का ही काम हो तो सोचो कि खड़ा करके चले जाए तो आपको टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जब सब चीजों में इतना अनुशासन है, इतना अनुशासन है, टैक्स पेमेंट के दिन माने वो एक दिन नहीं पार हो पाता, लास्ट डेट उनकी फिक्स है, उसमें चाहिए। उन देशों ने स्त्री और पुरुषों को प्रेम करने की आजादी क्यों दे रखी है? जब सब चीजों में इतना अनुशासन है तो ये आजादी क्यों है? और हमारे भारतवर्ष में सब चीजों की आजादी है, सिर्फ यही यही आजादी एक नहीं अनुशासन है। है। और इसी अनुशासन को लेके कुछ दूसरे लोग जो हैं संस्कृति को तोड़ने का और दूसरे रूप में दिखाते हैं कि भारत अभी प्राचीन और पुरातन नहीं पंथी नहीं, है, अगर वहां अगर वह भी स्त्रियों को वैसा इतनी हो गया आजादी ना नहीं, तो जो दुर्भाग्य यहाँ के बच्चे झेल रहे हैं, भारत के बच्चों का कभी नहीं होता है, दूर नहीं है कि वे भी उसी से दो चार होंगे, गुजरने लगे। विपत्तियों तो से। अब मुझे ये समझ में आया कि ये आजादी यहाँ इसलिए दे रखी है कि सरकार और यहाँ की व्यवस्था अपनी मनमानी से चलती रहे, और ये लोग प्रेम प्रसंग में ही जीवन में 4-4 संबंध बनाए, 3-3 आदमियों से बच्चे पैदा करें और उसी सुख गफलत में ढूंढते पड़े रहे। रहे, उसी में सुख ढूंढते रहे बस। हाँ, उसी में जूझते रहे। तो ये भी इनकी राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। तो इनके जैसा यूरोपीय और पाश्चात्य देशों जैसा क्रूर और अमानवीय देश कोई नहीं होगा। और यही कारण है कि कोरोना से उपचार के उपाय जितने पहले से भारत में शुरू हो गए। देखिए भारत में कितनी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। हमारी जो आचार्य कुल की संस्था है और जो गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर की संस्था है, और भी जितनी संस्थाएं, उन सबों ने इतने मास्क बांटे, जैसा आपने कहा इतना खाना बांटा, महिलाएं इतनी खाना सहायता बना की। रही हैं, बहुत निर्धन महिलाएं भी स्वयं सेवा कर रही हैं, जाकर पूरियां बेल रही हैं, रोटियां बेल रही हैं, है ना। यहाँ तो मिलेगा गुरुद्वारों में नहीं। लंगर खुले हुए हैं। देखिए हाँ? लंगर विदेशों में भी चलते हैं और कहीं से वो नहीं लेते। लोग हैरान है ये कैसे मुफ्त में खिला देते हैं हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम्म, धरती पर एक दिन में। हम्म। लेकिन कर रहे हैं लोग, बांट रहे हैं। तो तो ये भारत के लोगों को इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी विशेषता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे पास ईस्ट का भी जो द बेस्ट है वह है, और हमेशा स्थिति में है कि वेस्ट का भी जो द बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप सब बातों के लिए दोषी हैं। यहाँ व्यक्ति जिस प्रकार निष्कलुष और बहुत लोग बहुत सरल हृदय, तीन बहुत बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ के समाज में, व्यक्तियों में। तो यहाँ का भी जो द बेस्ट है, हम उन दोनों वो मिला हुआ है। को हाँ हमारे पास वह उपलब्ध हो जाता है। फिर हमारे पास एक अनुभव भी है। मैं गत दिनों अभी एक गोष्ठी चल रही थी, दो ही परसों रात की बात है शायद, मैंने उसमें लिखा भी, उन्हें कहा भी कि आप ऐसा कुछ प्रयास करें, क्योंकि भारत सरकार बहुत प्रयास करती है, कई चीजें योजनाएं आती हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वे सब खटाई में पड़ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जहाँ चयन करने का मामला आता है वे सही हाथों तक नहीं पहुंचती हैं। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन सब से अपने पराये के भाव से ऊपर रह के योग्य व्यक्तियों तक ये बात पहुंचाए। खैर वो सब विषयांतर हो जाएगा। मैं इस सत्र में कुछ 1 मिनट और है हमारे पास। मैं एक विषय बड़ा छूना चाहती थी कि लोग घरों में बंद हैं। मैं पहले तो इस सत्र के माध्यम से सबसे यह आग्रह करना चाहती हूँ कि देखिए, मैं दिल्ली गई 3 वर्ष पहले, और कहीं मैं ठहरी होटल में, और एक टैक्सी बुलाई, मुझे कहीं जाना था कनॉट प्लेस की ओर। तो मैं जैसे ही टैक्सी में बैठी तो मैं पीछे की सीट पर मैं बेल्ट ढूंढने लगी। बेल्ट मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने देखा तो बेल्ट का प्रावधान तो था, ऐसा मॉडल नहीं है कि मारुति टाइप का कि उसमें प्रावधान ही नहीं था। बेल्ट है, नई मॉडल की कार है। तो मैंने कहा तुम्हारी बेल्ट कहाँ है भाई? तो वो आया, उसने सीट वीट ऐसे उठाई, वो कहीं दबी पीछे अंदर दबी पड़ी थी। उसने कहा कि मैं 7 साल से टैक्सी चला रहा हूँ और आप पहली व्यक्ति हैं जो बेल्ट ढूंढ रही हैं, है ना मैडम। फिर उसने मुझे कहा कि मैडम यहाँ कोई रूल नहीं है, पीछे की सीट पर बैठो, आपको कोई ऐसा नहीं है, आप नहीं भी बांधो, है ना। तो कोई रूल नहीं है कि आपको बेल्ट बांधनी है, आप आज छोड़ दो। पहले तो जब मैंने उसे कहा बेल्ट कहाँ है, तो उसने कहा, तो मैंने कहा भैया मेरे प्राण की कीमत सरकार तय करेगी क्या? सरकार नियम न भी हो, ऐसे तो नियम है पर कोई पूछता नहीं है,
लेकिन यदि न भी, अगर नियम न भी हो, तब भी मुझे मेरे प्राण की, मैं मुझे सबसे पहले चिंता करनी है कि सरकार नियम बनाएगी तब मेरे प्राणों की चिंता वो करेगी। तो मेरे प्राणों, तो इसलिए मैं कहूंगी कि सरकार अगर लॉकडाउन नहीं करना, क्योंकि लॉकडाउन करे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तब लोगों का एक अलग से भीड़ निकल आएगी प्रदर्शन करने से, तो भी खतरे हैं भीड़ के इकट्ठा होने के। तो हमारे प्राण यहाँ पर अमेरिका में, हमें ऐसा कोई किसी ने लॉकडाउन में नहीं रखा कि हमें रहना है, लेकिन 14 महीने से स्वेच्छा से हम अपने आप को, लॉकडाउन भी क्या, नजर बंद किए हुए हैं हम लोग, हमने सूर्य के प्रकाश में नहीं गए हैं, है ना, हम बाहर नहीं निकले छत से। तो जिसे अपने प्राण प्रिय हैं, उन्हें अपनी चिंता स्वयं करनी होगी। कोरोना कोई आज आई हुई चीज नहीं है, अब 14 महीने 15 महीने होने को आ रहे हैं इसे, सबको पता है कि भयावह स्थिति है। तो बिल्कुल भी असावधानी न बरतें। और कविता जी, आप मास्क भी एकदम पहनते हैं तो ऐसा नहीं है कि धो के 10 बार धो लिए उसी को पहनते रहें, उनके अंदर दूसरा रुमाल तह करके धुले हुए रखिए, और अधिक लेयर वाले वैसे मास्क पहनिए। और और इसके साथ साथ अगर चाहें तो उस मास्क में एक लौंग रख सकते हैं, छोटा सा कपूर रख सकते हैं, और उसी मास्क में एक छोटी सी झोली जैसी वो बना ले, है ना, और उसमें एक जेब जैसी, जिसे कहा जाए पॉकेट, और उसमें वो ये रख सकते हैं, जहां तुलसी की पत्ती मिल जाए वो उसको रख सकते हैं। जी, तो वो भी उस तरह का काम करेंगी। और हमने फिल्ट्रेशन, तो जब कोरोना का के 7 महीने में भारत में वर्धा में थी, तो मैंने तो कोरोना में मास्क ही नहीं सिर्फ लगाया चेहरे पर, मुंह पर, हमने घर को ही मास्क बना लिया। माने घर को आप मास्क की तरह लगा के रखें। जो प्रयोग आपने कहा करिए। ना कि 14 हाँ, महीने बाहर नहीं निकली, जी, तो वी हैव टू यूज आवर हाउस एज अ मास्क, है बिल्कुल। ना। तो एक ये जो सुरक्षा कवच है आदत, वो पूरा, चारों ओर आपके एक सुरक्षा और कवच बना दूसरी दिया। चीज ये लगती है कि मैंने कहने में तो वो लगता है कविता जी, पर हम मनुष्य जो इतनी विधाएं सीख सकते हैं, ज्ञान विज्ञान सीख सकते हैं, भाई 14 महीने हो गए इसी रोग को देखते देखते, जरा सी अपनी आचरण संहिता नहीं बदल सकते हैं? हाँ, और वो नहीं सीख सकते हैं जो कि हमारे हमारे परिवार के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए, जैसा आपने कहा प्राणों के लिए, सरकार और टेलीफोन और मीडिया बताते बताते थके जा रहे हैं और सब कुछ जान रहे हैं लोग। तो सबसे बड़ी चीज है कि आत्मानुशासन अपनाएं और आत्म सुरक्षा के का पालन करें। और जो वेजिटेरियन या शाकाहारी, सिर्फ भोजन ही नहीं, सात्विक, शाकाहारी सात्विक, जीवन सात्विक शैली जीवन अपनाएं। शैली। और अपने मन के भीतर जो दुश्चिंताओं की हिंसा है, उस दुश्चिंताओं की हिंसा से अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाने की कोशिश नहीं, करें। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जो युवक युवतियां हैं जिन्हें जॉब करना है, विशेषकर यूरोप में रहते हैं, सिंगल हैं, मैं जानती हूँ, मैं भी ऐसे ही आयु वर्ग वालों की माँ हूँ, सास हूँ, बुआ हूँ, चाची ताई हूँ। तो मैं जानती हूँ कि बहुत संबंधों में जो पति पत्नी है, यहाँ अमेरिका में हम देखते हैं, मैं जो संस्थाएं चला रही हूँ, यंग पेरेंट्स आते हैं उसमें, बहुत लोग दो चार, क्योंकि आर्थिक लोगों की नौकरियां चली गई हैं अमेरिका में, तो बहुत ही बुरा हाल है, नौकरियां जो गई हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप कितनी नौकरियां गई हैं। एक बड़ी कंपनी है, उसमें 388 कर्मचारी थे और अभी 25 कर्मचारी हैं उसमें। तो बुरी हालत है, ऑयल इंडस्ट्री जो डूबी, क्योंकि ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है, ना टूरिज्म हो रहा है, यात्राएं नहीं हो रही, पेट्रोल नहीं खप रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहे। तो लोगों की नौकरियां उनके कारण जो जुड़े हुए थे वे बेकार बैठ गए हैं। तो जब आर्थिक संकट आते हैं तो संबंध सबसे पहले प्रभावित होते हैं हमारे घरों में। हम बाहर तो किसी तरह से लिपा पोती करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, लेकिन फिर सब कुछ हमारे घर वालों पर उतरता है, क्रोध और आक्रोश और अवसाद। तो वह एक बड़ा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट विषय था, पर मैं थोड़ा सा इस विषय पर आज जरा सा 2 4 5 मिनट में जोड़ना चाहूंगी कि जो लोग इन स्थितियों से दो चार हो रहे हैं, अवसाद और आक्रोश, मिले जुले भावों से उनके संबंध प्रभावित हो रहे हैं, वे कभी इतने हताश ना हो कि कोई गलत कदम उठाएं। क्योंकि युवा मन जो है, अब बच्चे अकेले रहते हैं, यूरोपीय समाज वैसा नहीं है कि यहाँ कोई आपका पड़ोसी भी आपके साथ आकर खड़ा होता हो।
सब अपने अपने में लीन है। महान जैसे भारत के महानगरों में बम्बई वाली स्थिति है, दिल्ली में तो ऐसा उतना नहीं है, दिल्ली में अभी, लेकिन मुंबई और दक्षिण के महानगरों में इस तरह से ही है कि एक फ्लैट वाला भी बगल वाले को नहीं जानता, देखा नहीं हुआ होता है। तो बच्चे आपस में, पहली बात तो यह है कि यह मानकर चलें कि यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि भीतरी सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। उस सकारात्मकता को और आस्था को, एक आस्था की आपके साथ लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके संबंध सदा आपके साथ हैं, उन्हें धरती की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। वे आपके पास हैं या दूर हैं या अलग नगरों में हैं, वे आपके साथ हैं, वे आपके अपने हैं, उन्हें आपकी आवश्यकता है, चाहे वे भारत में बैठे हैं आपके माता पिता और आप अमेरिका में बैठे हों छात्र के रूप में। या तो यह ध्यान हमेशा रखिए। और संबंध, जब आर्थिक विपदाएं आती हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके संबंध अवश्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन इस समय को बीत जाने दीजिए और न आत्मघाती बनिए और ना प्रतिघाती बनिए और ना दूसरों पर कुछ ऐसा कीजिए किसी भी प्रकार का कोई आघात हो। और इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट को आप अपने अकेलेपन, हमें जैसे बिल्कुल 14 महीने में ऐसा नहीं लगा कि हम समाज से दूर हैं। अपने आप को सकारात्मक का विषयों में, चीज़ों में बहुत उलझाए रखिए, लगाए रखिए, व्यस्त रहिए। उससे आपका जो मानसिक जो चल रहा है भीतर संघात, वह काफ़ी हद तक कम होगा। थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। यदि जब आप ध्यान लगाते हैं, बोलचाल में उसे मेडिटेशन कहने लगे हैं, मैं उसे उपासना कहती हूँ। उपासना बना है उप और आसन से। जब आप, यदि आप ईश्वर को नहीं भी मानते तब भी आप मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक हैं, वे उपासना करते हैं कि ईश्वर के साथ कुछ देर बैठना, उसके निकट बैठना, उप और आसन पर बैठना। तो जब आप उपासना में जाएं या मेडिटेशन में जाएं, दोनों प्रकार के लोग हैं, उससे आपको बहुत बल मिलेगा और आपको संसार में जो कुछ आपके आसपास नकारात्मक हो रहा है, उसे सहन करने की एक शक्ति विकसित हो जाएगी भीतर से। तो आपका जो रिएक्शंस हो रहे हैं, आप यदि अपने बच्चों पर क्रोध कर रहे हैं, वह कम हो जाएगा। यदि बच्चे आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं कि आपको आक्रोश आ रहा है, तो आपका वो रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो आप बच्चों की उन चीज़ों से उस तरह से प्रभावित नहीं होंगे जिस तरह से अभी प्रभावित हो रहे हैं, या उसमें चले जाते हैं दबावों से। मैं बच्चे तो एक उदाहरण मैंने दिया है, आपकी नौकरी या जो भी चीज़ों से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपको लगती हैं कि बहुत बड़ी हैं और आप घिर गए हैं, तो उनकी भयावहता कम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको और तंत्र लेना समस्या और ये ना सब ना कविता चलना जी, है। जैसा आपने कहा, समस्याएं जो हैं जब वो आती है ना, मेरा अपना अनुभव, जब आती है तब तुरंत तो वो बहुत भयावह लगती हैं, लेकिन जैसे ही 12 घंटे 24 घंटे बीतते हैं तो उनकी भयावहता कम होने लगती है, क्योंकि मन जो है सोचने लगता है कि इसके उपाय क्या हैं, और फिर उस तरह की स्थितियों से हमारे मित्र परिचित कैसे गुजरे हैं, क्या है, तो ये होता है। तो ये है कि जो भी समस्या आए या जो भी ऐसी परिस्थिति आए जो नई हो, उसको कुछ समय के लिए वैसा ही छोड़ दीजिए, कम से कम 24 घंटे के लिए, और उसके बाद आप सोचना विचारना शुरू करें। तो आज जो हम लोगों ने बात की विशंभरा के द्वारा और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन के द्वारा और नॉन वायलेंस पीस एकेडमी के द्वारा, और कहा जाए कि गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर के द्वारा इन सब से जुड़ी हुई है कविता जी, तो विश्व में कोरोना तो है, लेकिन विश्व को कोरोना से मुक्त करने के साथ साथ हम अपने मन के विश्व को कोरोना के आतंक से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर आज हम लोगों ने बहुत व्यावहारिक बातचीत की। और व्यावहारिक और अपनी मानवीय विरासत जो है, मनुष्यता की जो विरासत है, उसे हम सिर्फ भारत की ही विरासत नहीं समझे, वो पूरी मनुष्यता की विरासत है। आज वो विभिन्न देशों में और महाद्वीपों में बटी हुई दिख रही है, लेकिन वो बटी हुई है नहीं। धीरे धीरे इस ऐसी स्थितियां आएंगी कि ये स्थापित हो जाएगा एकत्व। तो हम लोग विश्व कैसे कोरोना से मुक्त हो, ये हर व्यक्ति के व्यक्तिगत योगदान से संभव होगा। और ये जो व्यक्तिगत योगदान होगा वही सामूहिक योगदान का स्वरूप ले सकेगा, क्योंकि समूह तो वर्जित हो गया है।
एकत्रित होना वर्जित हो गया है। तो जब एकत्रित होना ही वर्जित हो गया है और इसका कोई औषधि भी अभी तक नहीं आई है, तो जो व्यक्तिगत उपाय हो सकते हैं एक शाकाहारी जीवन शैली के और एक कहा जाए आत्मचिंतन के, और जैसा इससे पहले अपने वार्तालाप में कविता जी ने कहा कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए सिर्फ उस शांत तत्व का स्मरण करना ही ध्यान लगाना है, जिससे आपके चित्त में शांति हो, जिससे कि आप जिस ध्यान से आप परेशानी से मुक्त होने की अनुभूति करने लगे, वही ध्यान है। और मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत से इस ओर ध्यान जरूर लगेगा कि कोरोना महामारी नहीं है, ये एक आपदा आई है और बहुत जल्दी चली जाएगी। हम लोगों ने एक लंबा समय 14 महीने एक लंबा समय पार कर लिया है और शनै शनै अब ये कम होगी। इसका जितना उठान था वो हो चुका, अब ये अस्त होने की ओर है, तो इसकी छाया की ओर है। तो उसकी उसकी प्रसन्नता, हमें इसकी प्रसन्नता होनी चाहिए कि 14 महीने तक हमने अपने को कोरोना से बचा लिया, तो आगे भी बचा लेंगे। बिल्कुल। इस आत्मविश्वास के साथ हम लोग सोचते हैं कि आज की बातचीत में कविता जी आपको भी धन्यवाद और अपने सारे श्रोताओं को, और उनको इससे जो शक्ति मिले वो शक्ति उनकी भी शक्ति बनेगी और हम सब की शक्ति बनेगी, अब विश्व के पुनर्वापसी की, उस मंगलमय विश्व की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे और जल्दी ही हम जैविक कृषि और आज जो बातें हमने की हैं प्राकृतिक जीवन शैली, इस पर भी कुछ सत्र लेकर आएंगे, कुछ लोगों से आपको मिलवाएंगे। और पुनः हम मेरी ओर से भी आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।